आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो में। आइए, आज हम लोग का आरो यारो का 75 दिन का टारगेट है डिस्कशन का। आज इसका दूसरा दिन है। आइए एक गर्मा गर्म डिस्कशन स्टार्ट करते हैं माननीय आकाश जी के साथ। तो पहला क्वेश्चन दागी आकाश जी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? फिर से सुन लीजिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। जवाब दीजिएगा विनोद। ये इसका तो एक नेचुरल आंसर है राजा राम मोहन राय। अब उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले जो है जो भी चीजें भारत में नवजागरण को लेकर स्टार्ट हुई, राजा राम मोहन राय से ही स्टार्ट हुई। उनसे उन्हें ये कहा जाता था कि वो अपने टाइम से बहुत पहले थे, बहुत फ्यूचर देख लिया करते थे। क्योंकि इंग्लैंड की पत्रिका वो मंगा के पढ़ते रहते रहते, तो उन्हें जो इंग्लैंड में क्रांति, मतलब वो टाइम था कि जो फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, फिर नेपोलियन का टाइम जस्ट वही गया ही था कि मतलब 1815 के वाटरलू के मैदान में नेपोलियन हारा था। उसके बाद उन्हीं से उनका करियर स्टार्ट होता है राजा राम मोहन राय का। तो 1815 में ही आत्मीय सभा की आत्मीय स्थापना सभा भी का किया उन्होंने गठन किया था। उसके बाद फिर जो है उन्होंने दो पत्रिका भी निकाली थी, एक संवाद कौमुदी थी, एक एक मिरातुल अखबार थी। मिरातुल अखबार नाम का दो पत्रिका। फिर उन्होंने आगे बढ़ा तो फिर ब्रह्म सभा का पहले ब्रह्म सभा का पहले स्थापना किया था। फिर उसी का नाम बदल के ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज 1800 मतलब 28 में। उसके बाद उन्होंने जो है सती पे प्रथा के लिए खिलाफ भी आंदोलन किया। तो फिर 1829 में एक अधिनियम के द्वारा उसको भी विलियम बेटिंग ने उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो उसके बाद आइए दोस्तों, हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन नेचुरली इकोनॉमिक्स से आता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि रेपो रेट बढ़ाने पर क्या होता है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। रेपो रेट बढ़ाने पर क्या होता है? ऑप्शन है ए, मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, मुद्रा की मांग घट जाती है, मुद्रा की मांग अपरिवर्तित रहती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। मुद्रा की मांग घट जाती है। कुछ कहेंगे इसके बारे में कि हम ही बताएं? नहीं, आप ही बताइए थोड़ा। तो रेपो रेट दोस्तों ये है कि जो आरबीआई बैंकों पे लगाता है, इसका भी जो प्रेजेंट रेट है 6.50 है। 6.5 लोग बोलते हैं, लेकिन 6.50 कहना चाहिए, क्योंकि ये एक बेस पे होता है। इसका बेस निकाला जाता है, उसके बाद इसको लगाया जाता है। जब कोई बैंक, मान लीजिए किसी बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, होती रहती है, हम नॉर्मल लाइफ में भी पैसे कमी होती है तो हम अपने दोस्तों से उधार मांगते हैं। तो बैंक किससे उधार मांगने जाए? तो बैंक आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई से कहता है कि हमें भैया कि आप एक दिन अगर एक दिन के लिए लेता है तो ओवरनाइट हो जाता है, 3 दिन के लिए लेगा या फिर 7 दिन के लिए लेगा, फिर या 14 दिन के लिए लेगा या फिर 28 दिन के लिए लेगा। तो जो 3 से 28 दिन के बीच का जो टाइम होता है, इसको टर्म रेट बोलते हैं, टर्म रेट होता है। तो आरबीआई कहता है कि भाई हम तो आपको दे देंगे, पैसा दे देंगे हम, लेकिन हमको भी कुछ चाहिए उससे। तो आरबीआई उससे वही जो ब्याज लेता है उसको हम रेपो रेट के दर पे लेता है। और इसी का एक होता है रिवर्स रेपो रेट। जब मान ला हमारे पास पैसे ज्यादा आ गया तो हम क्या करते हैं कि बैंक में जमा कर देते हैं। आरबीआई बैंक में जैसे हमारा उदाहरण लीजिए, तो हम बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक के पास पैसा जमा आ गया ज्यादा, तो क्या करेगा? वो आरबीआई के पास जमा करता है, आरबीआई उसको फिर उस पर ब्याज देता है। तो अक्सर जो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन राजा राम मोहन राय पर ही होगा, क्योंकि आज इन्हें चर्चा में हम लोग लिए हैं, तो इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर बनाई गई है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर बनाई गई है? ऑप्शन ए है दोस्तों कोलकाता, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ऑप्शन डी है कनाडा में। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से ब्रिस्टल इंग्लैंड होगा, क्योंकि देखिए वो जो पीरियड था राजा राम मोहन राय का, बहुत ही मतलब प्रैग्मेटिक एक तरह से कहिए तो बहुत
पुनर्जागरण काल था। उस टाइम इंडिया में ये था कि आप भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है आप समुद्र मतलब नहीं लाग सकते। हाँ। तो उन्होंने ये कदम उठाया, तो पहली बार वो इंग्लैंड गए थे। तो उनकी मृत्यु लगभग 1833 में हुई थी। तो उस टाइम वो इंग्लैंड में ही थे। हाँ। तो जाहिर सी बात है वहीं थे, तो वहां से फिर यहाँ लाना बड़ा मुश्किल काम था। उस टाइम भारत गुलाम ही था और वो इतने अंग्रेजों के खिलाफ बोलते भी थे, तो वहाँ उनको यहाँ लेके आना बड़ा मुश्किल था। इसलिए जो है उनकी समाधि में उनके बारे में एक है कि वो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, बहुत सारी लैंग्वेज, पर्सिया लैंग्वेज जानते थे, हिब्रू भाषा शायद ही इंडिया में कोई जानता होगा आज के टाइम में, बहुत कम लोग हिब्रू भाषा जानते, लैटिन भाषा जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, तो बहुत सारी भाषाएं जानते थे। उनके कई सारे मित्र, हेनरी बेबिन डिरोजियो भी इसी टाइम के थे, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी उन्होंने। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलएएफ से मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आरबीआई की एक पॉलिसी होती है, किस समिति के सुझाव पर लाया गया था? एलएएफ किस समिति के सुझाव पर लाया गया था? पहला ऑप्शन है केलकर समिति, दूसरा उर्जित पटेल समिति, तीसरा नरसिम्हन समिति और चौथा है इनमें से कोई नहीं, या फिर कहिए रघुराम राजन समिति। चौथा हो जाएगा रघुराम राजन समिति। तो क्या इसका हमें लगता है नरसिम्हन समिति के सही है, सुझाव पर लाया गया था। एलएएफ क्या है कि जब बैंक के पास पैसे कम ज्यादा होने लगते हैं तो क्या करता है, जैसे कि मार्च का महीना सभी लोग ज्यादातर टैक्स जमा करते हैं, इसका भी संबंध लगभग रेपो रेट से ही है, क्योंकि मार्च के महीने में सभी लोग अपना टैक्स जो बचा उचा रहता है वो सब जमा करते हैं बैंक में। तो क्या होता है कि बैंकों के पास से कैश बहुत तेजी से बाहर आने लगता है, तो बैंक क्या करते हैं कि वो आरबीआई से पैसा लेते हैं या फिर किसी और से उधार लेके उसको पूर्ति करते हैं। लेकिन जब मार्च अप्रैल का महीना में आ जाता है तो फिर लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है। तो इसी को लिक्विडिटी जो एडजस्ट करते हैं बैंक, आरबीआई जो करता है उसको एलएएफ कहा जाता है। नरसिम्ह समिति के सुझाव पे आया था 1998 के करीब, इस समिति का जो है गठन किया गया था, उसी के बाद इसको आरबीआई ने लागू किया था। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है आपके पास औरंगजेब, ऑप्शन बी है आपके पास रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अकबर द्वितीय। तो इसका जो है आंसर होगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय होगा इसलिए कि अगर आप पीरियड भी देखें राजा राम मोहन राय का तो लगभग 1800 के बाद ही है, और जो औरंगजेब का ऑप्शन है तो 1707 में ही औरंगजेब मर गया था, तो लगभग उस टाइम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो उसके बाद फिर दूसरा महात्मा गांधी के टाइम आते आते पहले ही मर गए थे, तो राजा कहने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। फिर रॉबर्ट क्लाइव का भी अगर पीरियड देखा जाए तो 1765 आते फिर 72 आते आते खत्म हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है अकबर द्वितीय। वही अकबर द्वितीय जो था, इनको राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा गया था इनको, तो वहीं पे इनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए उनकी समाधि भी वहीं पर बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी में से क्या घटा देने पर जीएनपी प्राप्त होता है? जीडीपी में से क्या घटा दें कि जीएनपी प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है ह्रास मूल्य, जिसको हम डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं इंग्लिश टर्म में। उसके बाद दूसरा है कर मतलब टैक्स। तीसरा ऑप्शन है कि सब्सिडी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सब्सिडी ही बोलते हैं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या तो इसका सही ऑप्शन मूल्य ह्रास हो जाएगा। ह्रास मूल्य। अब देखिए इसमें क्या है कि जब हम जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी का फुल फॉर्म का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपकी जो बाउंड्री है, आपकी जैसे भारत देश है, भारत की जो बाउंड्री है, इसमें चाहे कोई विदेशी हो या भारतीय हो, उसका जो कुल मतलब मूल्य होगा, उसके द्वारा यूज की गई वस्तुएं, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, इसका जो मूल्य होगा उसको हम जीडीपी बोल देते हैं नॉर्मली टर्म में, अगर हम जनरल देखें तो
जीएनपी क्या है कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। जब नेशनल लगेगा तो हमारे बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो वो जो रेमिटेंस भेजते हैं उसको भी हम ऐड करते हैं, जबकि हम जीडीपी में रेमिटेंस को ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद ह्रास मूल्य की हम जो मशीन जो यूज करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गिरावट होती ही रहती है। अब देखिए कोई भी मशीन हम आज यूज करते हैं, दूसरे दिन अगर उसी को हम बेचे तो आधे दाम पे बिकती है। तो उसका मतलब उसका 50% तो ऑफ हो गया, मतलब ह्रास हुआ उसका। चलिए मशीन में कल पूजा चल रहा है तो उसका ह्रास हो रहा है, तो उसको अगर हम घटा दें तो हमें जीएनपी प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन ए है आपके पास 1893, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1897, ऑप्शन डी है 1899। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा 1893। शिकागो में हुआ था ये, अमेरिका में। तो हुआ ऐसी घटना थी कि शिकागो में जब विवेकानंद जी गए तो वहां पे सारे धर्म गुरु आए हुए थे। कोई क्रिश्चियनिटी का था तो कोई मुस्लिम धर्म का था, और ये हिंदू धर्म को प्रेजेंट करने गए थे। इनकी उम्र ही क्या 21-22 साल हुई थी। उसके बाद वहां हुआ क्या कि सभी लोग अपने अपने धर्म की बड़ाई कर रहे थे। हाँ हमारा धर्म ऐसे, हमारे धर्म में ऐसे है। मेन मुद्दा यही था कि मोनो मोनो मतलब एकेश्वरवाद और बहुदेववाद। तो जैसे हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, लगभग 84 करोड़ देवी देवता हैं। और इस्लाम में देखें या फिर क्रिश्चियनिटी में देखें या फिर और जो धर्म है सब में लगभग एक ही गॉड होते हैं। क्या जैसे इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद अल्लाह हो गए, उसके बाद जुडिश में एडम हो गए, फिर या क्राइस्ट में गॉड हो गए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भारत की जो संस्कृति है उसको प्रेजेंट किया। उनका माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इसी पे लगभग 5 या 10 मिनट तक तालियां बजी थी। तो इसी वजह से इनका जो वहां पे काफी जो है नाम हुआ, जैसे भारत की बहुत भारतीय संस्कृति की काफी जो इसकी जो रचना है या इसकी जो बनावट है उसके बारे में पूरा विश्व जाना। चलिए दोस्तों तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। यह है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ध्यान दीजिएगा, नहीं लगा है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए है सोमालिया, बी है कैमरून, सी है गैबोन और डी है इंडोनेशिया। क्या होगा काश जी बताइए। बी कैमरून। अब देखिए, अगर ये तो आप क्वेश्चन वहां से ला सकते हैं यदि आप प्रॉपर मैपिंग की क्लास किए हैं तो वहां पे देख लीजिए जो इसमें 3 देश हैं ये तीनों अफ्रीका के देश हैं। देखिएगा तो पहले गैबोन, जब भूमध्य रेखा अटलांटिक सागर को पार कर अफ्रीका में जब घुसती है तो सबसे पहले गैबोन पड़ता है, उसके बाद कांगूर पड़ता है, उसके बाद युगांडा पड़ता है, फिर केनिया पड़ता है, फिर उसके बाद सोमालिया पड़ता है। तो सोमालिया और केनिया दोनों आ गया और गैबोन भी आ गया। तो अब इंडोनेशिया, ये अब भारत के नीचे से ही, मालदीव के नीचे से ही जाकर गुजरती है, मालदीव से होकर फिर इंडोनेशिया में घुसती है। तो इंडोनेशिया भी आ गया। ऑप्शन बचा कैमरून। अब कैमरून भी अफ्रीका में ही है। कैमरून में मतलब अफ्रीका में एकमात्र जो जागृत ज्वालामुखी है वो कैमरून ज्वालामुखी है। कैमरून, उसका नाम ही कैमरून है, उसी के नाम पे देश का भी नाम पड़ा है। कैमरून एकदम गिनी की जो खाड़ी है उसी के एकदम किनारे पे है। अगर इस साइड देखें तो लगभग घाना पड़ जाएगा या फिर ट्रिनिडाद टोबैगो पड़ जाएगा, नीचे गैबोन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? ऑप्शन ए है आपके पास स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है आपके पास रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले। जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका तो स्वामी विवेकानंद होगा। अब इसका रीजन ये है कि जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस जी हैं, तो काली के पुजारी थे और उन्हीं के नाम पर
इन्होंने इसका नाम रामकृष्ण परमहंस मिशन रखा। तो ये आज भी चल रहा है। लगभग आप जब पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे तो इसका जो अस्तित्व आज भी मिलेगा। हाँ, जब स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय भी कलकत्ता के वेलूर में ही कलकत्ता वही के बनाया वेलूर में गया ही था। बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन, इस पे कुछ ज्यादा डिस्कशन तो है नहीं क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? नहीं मतलब लगती है, इसमें नहीं नहीं है। निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान। तान वाले क्वेश्चन है, सब इसका सेंट्रल एशिया से। इसका तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। सही है। देखिए, जब हम कैस्पियन सागर देखें तो कैस्पियन सागर के अगर चारों तरफ देखें तो ऊपर से अगर आए तो रसिया सबसे पहले रसिया पड़ लग जाएगा। जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे कजाकिस्तान आ जाएगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती क्योंकि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री लग जाती है, तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। उसके बाद इस साइड आएंगे तो फिर ईरान हो जाएगा, ईरान लगेगा। पूरा इधर पूरा हो जाएगा। फिर उधर जाएंगे तो अजरबैजान आ जाएगा, फिर रसिया आ जाएगा। रसिया आएगा। देखिए दोस्तों, कैस्पियन सागर है जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील भी है, तो ये याद हाँ सही है, रखिएगा। विश्व के सबसे क्योंकि बड़ी यह झील है। सागर के नाम से आ जाता है तो ये झील से पूछता है तो सागर, इसमें बहुत सागर क्यों नहीं है? क्योंकि सागर किसको कहते हैं? जिसकी बाउंड्री चारों से खुली हो। अब इसकी बाउंड्री तो खुली है नहीं, तो एक प्रकार की झील ही है। अब जैसे इससे छोटे छोटे भी सागर हैं, जैसे सारगैसो सागर छोटा है, और उसके बाद फिर आपकी बहुत सारे छोटे छोटे, लाल सागर छोटा है। लाल लेकिन सागर लाल सागर सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो खुला हुआ है, समुद्र से एक तरफ से है। समुद्र से मिला हुआ है, तो इसको सागर कहा जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? फिर से सुन लीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन दयानंद सरस्वती जी सही होगा। उन्होंने लगभग 1875 में इसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। और इसके बाद उन्होंने इसी में जो है शुद्धि मूवमेंट चलाया था। अब बात उठती है कि शुद्धि मूवमेंट आया ही क्यों? तो शुद्धि मूवमेंट देखिए, वो जो टाइम है, उस टाइम जो पहली बार जनगणना हुई मयू के काल में 1871 में, और हालांकि दूसरी बार 1881 में जो हुई तो उसके बाद से जनगणना नियमित हो गई। 10 साल आगे हो गए। तो उसमें आया कि भारत में तो ईसाई पहले से थे नहीं, अंग्रेजों के आने के पहले भारत में ईसाई कहाँ थे। तो उसके बाद उसमें दिखा कि ईसाइयों की पॉपुलेशन लगभग 6-7% बढ़ गई। तो भाई जाहिर सी बात है, जो और धर्म के लोग हैं उनको लगेगा कि कहाँ से बढ़ रही है इतनी जनसंख्या, पहले से यहाँ थे नहीं तो कहाँ गई। तो जो रिसर्च से पता चला उसमें उनको कि जो भारत में जो ट्राइबल सोसाइटी है, और इन्होंने कुछ लालच, अंग्रेजों ने कुछ लालच देके जो है उनका कन्वर्जन कराया था। क्योंकि 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा मिशनरियों को भारत में आने का जो छूट दी गई थी। तो क्या किए कि इन्होंने कहा कि अब जो है, जो कन्वर्ट हो चुके हैं दूसरे धर्म, जैसे ईसाई धर्म में चले गए हैं, उनको हम फिर वापस अपने धर्म में लाएंगे। तो इसी को उन्होंने शुद्धि मूवमेंट कहा, शुद्धि मूवमेंट के द्वारा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बुक का भी नाम लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश है। तो चलिए दोस्तों, फिर और कुछ है इसका? नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। हाँ, भारतीय संस्कृत पे काफी जो प्रोधा थे उनको, भारतीय संस्कृत, इनका मूल नाम मूल शंकर था। हाँ, मूल नाम मूल शंकर था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब स्टार्ट किया गया था, भारत में कब लाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा है 1972, और फिर तीसरा है 1974, और चौथा है 1970। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। वो 1973 में जो उत्तराखंड के, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? उसका उत्तराखंड टाइगर रिजर्व, उसका नाम है, पहला टाइगर रिजर्व ही था वो।
जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। हाँ, तो वहीं से प्रोजेक्ट चलाया गया था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद इसको देखिए कि जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1972 में इंदिरा गांधी जो जाती हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, तो पहली जो उससे पहले 1968 में एक महिला थी जिनको 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो शांति के क्षेत्र में। तो उनको जो है उन्हीं की एक बुक आई थी, उसका नाम अनफ्यूचर करके था, ऐसे कुछ, अभी नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उसकी बुक आई थी, तो उसके बाद फिर पूरी जो कम्युनिटी है इन्वायरमेंट को लेकर सशक्त हुई। तो उसके बाद पहली बार जो कन्वेंशन बना बुलाया गया, तो 1972 में पहली बार स्टॉकहोम कन्वेंशन बुलाया गया। तो उसमें हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो जाके उसमें भाग लिया। तो वहीं पे जो है इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ। तो भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि जो टाइगर्स की संख्या है भारत में बहुत तेजी से कम हो रही थी। हालांकि चीता जो 1950 में भारत से चला ही गया था, उसके विलुप्त हो गया था। उसके बाद इसका भी नंबर आता बहुत तेजी से क्रिटिकल स्पीसीज में आ गया था। तो उसके बाद तभी से टाइगर प्रोजेक्ट चला। तो लगभग आज इतना दिन हो गया, तो अब जो है चीतों की संख्या काफी प्रोग्रेस पे है आज। मतलब उनकी टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद फिर T2 प्रोग्राम भी लाया गया। T2 प्रोग्राम का मतलब यही है कि अब जितना संख्या आज है उसका मतलब दुगनी करना है, मतलब अगली जनगणना तक दुगनी करनी है। तो इस पे इनाम भी दिया जाता है टाइगर रिजर्व्स को। आज लगभग 53-54 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में है। यही है ना, 53-54 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में लगभग। चलिए, तो अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों नई जनगणना के अनुसार 3167 टाइगर्स भारत में देखे गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर्स की संख्या देखी गई है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके पास ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी है पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी है आपके पास केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती। जवाब दीजिएगा। इसका ऑप्शन पहला जो जो ज्योतिबा फुले है, स्वामी ज्योतिबा फुले जी ने किया था। इसका लगभग एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन 1890 के करीब इसका जो 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। 73 में 1873 होगा, 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य मकसद है जो नीचे तबके के लोग हैं, सत्य शोधक, मतलब क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम है, फिर वर्ण व्यवस्था तो उस आधार पे नहीं है जिस आधार में थी पहले। जैसे कि पहले जो एंशियंट हिस्ट्री से अगर देखा जाए वर्ण व्यवस्था तो कैसे चेंज हुई। पहले थी कि आप प्रोफेशन के आधार पे देते थे, कि मतलब जो जिसका कार्य कर रहा है, जैसे कि एक शूद्र का लड़का अगर छतरी का कार्य कर रहा है तो छतरी में आता था, और एक छतरी का लड़का अगर शूद्र का कार्य कर रहा है तो शूद्र में आता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें एक कास्ट जो इस बर्थ बेस पे आ गया, वर्ण व्यवस्था बर्थ बेस पे आ गई। तो दिक्कत ये हो गई कि बहुत सारे नए प्रोफेशन आ रहे थे, जैसे कि लोहार का प्रोफेशन आ गया, फिर सुनार का आ गया, फिर उसमें आ गया आपका बढ़ई का प्रोफेशन आ गया। तो इनको किस में रखा जाए, दिक्कत ये आ गई कि इसको किस में रखा है। तो इसको संकर बोला गया कि हाँ इसको किस में रखा नहीं जाता। तो वहां से फिर हमारी जो कास्ट सिस्टम है वो डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो हमारा जो कास्ट सिस्टम है वहां से डेवलप होना होती बहुत सारी चीजें। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि प्रतिलोम विवाह का, कि प्रतिलोम विवाह होता है कि जब एक उच्च जाति की महिला निम्न जाति की महिला से पुरुष से विवाह करती है, तो इसको प्रतिलोम, फिर वो भी तो उसको भी हम वर्ण संकर में ही लेते हैं, क्योंकि उसको हम फिर ऊपर नई उस जाति में नहीं रखते हैं, न तो इस जाति में रखते हैं न तो उस जाति में रखते। तो यहाँ से फिर एक नई जाति निकल के आती है। फिर ट्राइबल सोसाइटी के फिर धीरे धीरे जब आक्रमण हुए तो फिर ट्राइबल सोसाइटी फिर उसमें आने जो वही जनजातियां हैं उसमें हिंदू धर्म में सम्मिलित होती गई। तो फिर इस आधार पे फिर नई नई जातियां बनती गई। तो एक ये थियरी आती है कि वर्ण व्यवस्था इंडिया में जो है वो है में एक थ्योरी है। रियलिटी में क्या है कि कास्ट सिस्टम है।
और उसके बाद गुलामगिरी इन्होंने इसी पर एक बहुत अ, फेमस पुस्तक भी रही है। इसी कास्ट सिस्टम को लेकर और फिर वर्ण व्यवस्था को लेकर इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले जी ने कई विद्यालयों का स्थापना भी की है, महिला शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया। इन्हीं की पत्नी रमाबाई थी, रमाबाई ही थी ना, रमाबाई इनकी पत्नी थी। उन्होंने भी बहुत सारा महिलाओं के लिए, समझ लीजिए कि उस टाइम में जब सती सिस्टम लगभग लगभग इंडिया में अभी जल्दी ही बंद हुआ था, उस टाइम में एक महिला के द्वारा ऊपर आके जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करना बहुत मुश्किल था। उस टाइम पढ़ा लिखा ही होना महिलाओं के लिए, पढ़ना ही बड़ा मुश्किल था। उसके बाद उसके इस तरह से विडोरी मैरिज के लिए काम करना, मतलब जो महिला विधवा हो जाती है उनके लिए काम करना, ये सब काफी समस्याओं के बाद भी इन्होंने ये सब काम किया। और ये निम्न जाति के भी थे, अब महाराष्ट्र के से बिलोंग करते थे, और महाराष्ट्र में तो आप जानते हैं कितना ही मतलब वो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल नीनो का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन अभी जस्ट पेट में क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, 28 के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि अल नीनो का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम यार क्या होता है? हाँ, तो पहला ऑप्शन है चाइल्ड क्राइस्ट, मतलब बच्चा ईसा, बच्चा ईसा ही होगा ना, बच्चे ईसा। फिर दूसरा मानसून वर्षा, तीसरा होगा संवहनी वर्षा, चौथी होगी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों चाइल्ड क्राइस्ट ही होगा। चाइल्ड क्राइस्ट इसका सही जवाब है दोस्तों। तो अल नीनो एक जो समस्या है, एक तरीके की समस्या है। इसको बहुत सारे फैक्टरों से जो इसके जो है निर्धारित होती है, अल नीनो होगा कि नहीं होगा, आएगा तो जरूर, लेकिन ये मतलब भारत को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, किसी देश को इफेक्ट करेगा। जैसे कि अब जब प्रशांत महासागर के जो पेरू तट है, वहां पे जब हम्बलडोर हमन हम्बोल्ड हम्बोल्ड जल जो धारा, पेरुवियन जल धारा जिसको कहते हैं, पेरू की जलधारा, जब उसकी जलधारा, वो ठंडी जलधारा है, जब वो गर्म हो जाती है तो वहां पे वर्षा नहीं होगा, वहां पे वर्षा होने लगती है, क्योंकि जब गर्म होगी तो फिर भाप बनेगी, फिर उठेगी तो संवहनी वर्षा वहां पर होने लगती है। तो वहां से गर्म लेकर पानी आती है, जबकि पहले क्या होता है कि वहां से ठंडा पानी इधर आता है। लेकिन और जो ऑस्ट्रेलिया के किनारे पे देखेंगे पूर्वी तट पे, तो वहां पे गर्म जलधारा चलती है, पश्चिमा प्रवाह के बीच से ऊपर से आके पश्चिमा प्रवाह से आके मिलती है, तो वहां गर्म जलधारा बनती है। तो वहां से फिर आगे बढ़ती है, तो एक चक्र पूरा चलता है, पूरे पूरे ग्लोब पे ऐसे चक्र चलता है। तो उसका इफेक्ट जो हिंद महासागर में भी होता है उस चक्र का। तो हिंद महासागर में दो तीन चीजें जो अल नीनो को जो डिसाइड करते हैं, एक तो है एक आपका जो अ, पछुआ प्रवाह हवा है, उसको इंडियन डाइपोल है, पॉजिटिव है निगेटिव है। फिर इसके बाद आपका जो है अल नीनो का ला नीना का क्या इफेक्ट है, फिर अल नीनो मोडकी एक होता है, उसका क्या इफेक्ट है, इन सारी चीजों से